बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, वैसे तो हमने महान गायक और नेक दिल इंसान मोहम्मद रफ़ी जी के ऊपर कई एपिसोड बनाए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन रफ़ी साहब की यादें, गाने और किस्से इतने हैं कि इसे सुनाने से मन ही नहीं भरता। लिखे जो खत तुझे। तो लीजिए, एक बार फिर हाजिर हूँ रफ़ी साहब के चंद किस्सों के साथ। तो चलिए, बिना भूमिका के सीधे शुरू करते हैं मोहम्मद रफ़ी के अनसुने किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। तौबा तौबा ये जवानी का गुरूर। अभी न जाओ छोड़कर, पुकारता चला हूं मैं, क्या हुआ तेरा वादा, लिखे जो खत तुझे, ये एवरग्रीन गाने हैं लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी के। मोहम्मद रफ़ी आज लेजेंडरी ना होते अगर 1933 में लाहौर की नाई की दुकान में पंडित जीवनलाल की नज़र 9 साल के नाई फिक्को यानी मोहम्मद रफ़ी पर ना पड़ती। ये दुनिया, ये महफिल। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर में हुआ था। 6 भाई बहनों के परिवार में रफ़ी दूसरे सबसे बड़े भाई थे। इन्हें घर में सब प्यार से फिक्को बुलाया करते थे। रफ़ी एक रूढ़िवादी परिवार का हिस्सा थे जहां नाच गाने पर पाबंदी थी, लेकिन रफ़ी अलग थे। गांव की गलियों में गाना गाते हुए एक फकीर को देखकर रफ़ी ऐसे प्रभावित हुए कि रोजाना उसे सुनने का इंतजार करते। उस फकीर की नकल उतारते हुए रफ़ी साहब खुद भी रियाज किया करते थे। 9 साल की उम्र में रफ़ी का परिवार लाहौर शिफ्ट हो गया था। रफ़ी को कभी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, तो उनके पिता ने उन्हें बड़े भाई के साथ खानदानी नाई की दुकान में लगा दिया। 9 साल के रफ़ी नूर मोहल्ले के भाटी गेट की दुकान पर नाई बन चुके थे। 1933 की बात है जब पंडित जीवनलाल बाल कटवाने वहां पहुंचे। मोहम्मद रफ़ी यहां काम करते हुए अमृतसर स्टाइल में वारिस शाह का हीर गुनगुना रहे थे। इस आवाज में एक जादू था जिसने जीवनलाल को प्रभावित किया। जीवनलाल ने रफ़ी को ऑडिशन के लिए बुलाया, जिसे उन्होंने आसानी से पार कर लिया। जीवनलाल ने ही उन्हें पंजाबी संगीत की ट्रेनिंग दी और रफ़ी साहब गायकी में माहिर होते चले गए। 1937 में रफ़ी साहब ने महज 13 साल की उम्र में ऑल इंडिया एग्जीबिशन लाहौर में पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी। यह मौका उन्हें संयोग से मिला था। दरअसल स्टेज पर बिजली ना होने पर उस जमाने के पॉपुलर सिंगर कुंदन लाल सहगल ने स्टेज पर गाने से इनकार कर दिया। ऐसे में आयोजकों ने रफ़ी साहब को परफॉर्म करने के लिए कहा। गाना सुनने बैठे दर्शकों में केएल सहगल भी थे, जिन्होंने कहा था यह लड़का एक दिन बड़ा गायक बनेगा। डायरेक्टर श्याम सुंदर की मदद से रफ़ी फिल्मों में आए। पहला गाना रहा गलबलोच फिल्म का परदेसी सोनिए ओ हीरिए। लगातार गाना गाते हुए रफ़ी खूब नाम कमा रहे थे। एक्टर और प्रोड्यूसर नज़ीर साहब ने मोहम्मद रफ़ी को 100 रुपए और एक टिकट भेजकर बॉम्बे बुलाया। यहाँ उन्होंने 1944 की फिल्म पहले आपका गाना हिंदुस्तान के हम हैं रिकॉर्ड किया। नौशाद साहब ने इस रिकॉर्डिंग का किस्सा सुनाते हुए बताया कि देशभक्ति गाने में साउंड इफेक्ट देने के लिए सभी सिंगर्स और कोरस गाने वालों को मिलिट्री वाले के जूते पहनाए गए थे। जूतों की आवाज से ही साउंड क्रिएट कर रिकॉर्ड किया गया था। जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो मोहम्मद रफ़ी के पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे में चमक थी। ये चमक थी अपना पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड करने की। 1946 की अनमोल गुड़िया, 1948 की शहीद, 1951 की दीदार, 1960 की कोहिनूर जैसी फिल्मों में बेहतरीन गाने गाते हुए रफ़ी साहब स्टार बन गए। बैजू बावरा में प्लेबैक सिंगिंग करने के बाद रफ़ी साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नौशाद, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, मदन मोहन जैसे संगीत निर्देशकों की पहली पसंद बन चुके रफ़ी साहब दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर और राजेश खन्ना की आवाज भी बन गए। 60 के दशक में रफ़ी साहब की टक्कर का कोई सिंगर नहीं था। हालांकि 1970 तक किशोर कुमार के आने के बाद हिंदी सिनेमा के पास 2 दिग्गज सिंगर्स थे।
1938 में मोहम्मद रफ़ी की शादी बशीरा बीबी से हुई थी, जिससे उन्हें एक बेटा हुआ। जब भारत पाकिस्तान के दंगों में मोहम्मद रफ़ी के सास ससुर की मौत हो गई तो उनकी पत्नी बशीरा ने भारत में रहने से साफ इनकार कर दिया और लाहौर लौट गई। पहली पत्नी के जाने के बाद मोहम्मद रफ़ी ने बिल्किस बानो से दूसरी शादी की, जिससे उन्हें 6 बच्चे हुए थे। एक बार मोहम्मद रफ़ी हज पे गए थे। जब मोहम्मद रफ़ी हज से लौटे तो कुछ मौलवियों ने उन्हें गाना ना गाने की सलाह दी। मोहम्मद रफ़ी ने भी बात मानकर गाना गाना छोड़ दिया, लेकिन कुछ समय बाद जब फैंस उदास होने लगे तो उन्होंने गायकी को इबादत बताते हुए दोबारा गाना शुरू कर दिया। मोहम्मद रफ़ी के छोटे बेटे शाहिद की पत्नी फिरदौस ने एक इंटरव्यू के दौरान उनसे जुड़ा एक किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया कि मोहम्मद रफ़ी के कई फैंस ऐसे हैं जो उनकी कब्र पर आते हैं और मिट्टी उठाकर ले जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो कब्र की मिट्टी खा लेते हैं। रफ़ी साहब लग्जरी गाड़ियों के शौकीन थे। उन्होंने अमेरिकी इंपोर्टेड कार इम्पाला खरीदी। राइट हैंड ड्राइव वाली ये कार भारत में गिने चुने लोगों के पास ही थी। रफ़ी साहब का ड्राइवर पुराना था जो राइट हैंड ड्राइविंग समझ नहीं पा रहा था। जब नया ड्राइवर ढूंढा तो पुराने वफादार ड्राइवर सुल्तान का घर कैसे चलेगा, इस चिंता में रफ़ी साहब ने उसे टैक्सी खरीद कर दी। ये टैक्सी उस जमाने में 70,000 की थी। रफ़ी साहब की उस समय की दरियादिली का नतीजा ये निकला कि सुल्तान के पास आज 12 टैक्सी है। रफ़ी साहब की मौत के बाद एक फ़कीर उनके घर तक पहुंचा और रफ़ी साहब से मिलने की जिद करने लगा। जब परिवार वालों ने फ़कीर को बैठाकर वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि उसका घर चलाने के लिए रफ़ी साहब हर महीने कश्मीर खर्च भेजा करते थे, लेकिन कुछ महीनों से खर्च आना बंद हो गया है। रफ़ी साहब के सेक्रेटरी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि रफ़ी साहब बिना किसी को बताए कई लोगों का घर चलाया करते थे। बायोग्राफी नौशाद नामा में रफ़ी साहब के जज्बे का एक किस्सा लिखा गया है। बैजू बावरा फिल्म के गाने और दुनिया के रखवाले में रफ़ी साहब को हाई स्केल में रिकॉर्डिंग करनी थी। इसके लिए रफ़ी साहब ने कई दिनों तक लगातार घंटों रियाज किया था। जब गाने की फाइनल रिकॉर्डिंग हुई तो रफ़ी साहब के गले से खून रिस रहा था। इस गाने के बाद कई महीनों तक रफ़ी साहब ने कोई गाना नहीं गाया। बताया जाता है कि एक कैदी ने फांसी की सजा के दौरान ये गाना सुनने की आखिरी इच्छा जाहिर की थी। जेलर ने जेल में ही रिकॉर्डर पर यह गाना बजाया और उसके बाद उसे फांसी दी। एक किस्सा है कि 1961 की फिल्म माया के गाने तस्वीर तेरी दिल में इसकी रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो में लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की गायकों की रॉयल्टी पर ऐसी बहस छिड़ी कि दोनों ने साथ काम न करने का फैसला लिया। लता मंगेशकर ने इंडस्ट्री में सभी सिंगर्स की आवाज़ उठाते हुए उनके लिए रॉयल्टी की मांग की थी। सभी गायकों ने मीटिंग रखी, लेकिन रफ़ी साहब लता मंगेशकर और रॉयल्टी मांग रहे सभी सिंगर्स की सोच के खिलाफ थे। रफ़ी साहब ने लता जी से कहा कि वो अब उनके साथ गाना नहीं गाएंगे। इंडस्ट्री में नई आई गुस्से की तेज लता ने जवाब में कहा, आप क्या मेरे साथ गाना नहीं गाएंगे? मैं खुद कभी आपके साथ गाना नहीं गाऊंगी। दोनों ने करीब 4 साल तक साथ में गाना नहीं गाया, ना ही कोई मन साझा किया। साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म ज्वेल थीप के गाने दिल पुकारे आरे आरे को लता मंगेशकर और रफ़ी साहब ने अपनी सुरीली आवाज दी। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी और लता जी के 4 साल पुराने झगड़े को सुलझाने का क्रेडिट देना गलत नहीं होगा। 1967 में संगीतकार जय किशन के कहने पर रफ़ी साहब ने लता जी से चिट्ठी लिखकर माफी मांगी थी। 1967 में आर.डी. बर्मन के एक समारोह में दोनों ने इसी साल रिलीज हुई फिल्म ज्वेल थीप का ये गाना गाया और झगड़ा खत्म कर लिया। एक किस्सा है कि रफ़ी साहब एक शो के लिए ब्रिटेन के कोवेंट्री पहुंचे थे। यहाँ खाना रफ़ी साहब की पसंद का नहीं था तो उनका मिजाज खराब हो गया। वहीं मिलने पहुंचे बेटे और बहू से रफ़ी साहब ने पूछा कि यहाँ से लंदन कितना दूर है। जवाब मिला सिर्फ 3 घंटे। रफ़ी साहब ने तुरंत बेटी यास्मीन को कॉल किया और कहा, क्या तुम घंटे भर में चाल दावल और चटनी पका सकती हो? बात बनी तो रफ़ी साहब तुरंत गाड़ी से लंदन रवाना हो गए। भारतीय खाना खाया और दोबारा शाम 7 बजे तक ब्रिटेन लौट आए। जब लोगों को अचानक उनके जाने का कारण पता चला तो हर कोई हैरान रह गया। फिर आई वो दुखद समय।
31 जुलाई 1980 को रात करीब 10:25 पर मोहम्मद रफ़ी ने हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया। अगली सुबह इन्हें जुहू के कब्रिस्तान में दफनाया गया। उनके अंतिम दर्शन में करीब 10,000 लोग शामिल हुए थे। भारत सरकार ने मोहम्मद रफ़ी के निधन पर 2 दिनों का सार्वजनिक शोक अनाउंस किया था। दोस्तों, इनमें से कुछ किस्से हमने शॉर्ट में सुनाए हैं, क्योंकि उन किस्सों का बड़ा एपिसोड पहले से इस चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि इन किस्सों को हमने विभिन्न आलेख, इंटरव्यू और कुछ बायोग्राफी के पुस्तक से एकत्रित किया है। इनमें से किसी भी किस्से में अगर आपको त्रुटि प्रतीत होती है तो हमें कमेंट कर जानकारी जरूर दें। रफ़ी साहब का कौन सा गाना आपके दिल के बेहद करीब है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।